बात करते हैं। क्या क्या रिलेशन बताया था? के पी इज इक्वल टू, एक के सी के साथ रिलेशन था Kc वो, delta NGRT. Kc times RT power delta NGRT. आर टी की पावर एन जी आर टी या डेल्टा एन जी? NG. हाँ, डेल्टा Delta एन जी। N. ओके। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और भी रिलेशन बताया था। के पी इज इक्वल टू Kp equals to Kx PT की पावर डेल्टा NG. पी टी की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर है? ये दो रिलेशन बताए थे, ठीक है। Yes. और के सी के पी और के एक्स का इंडिविजुअल कैसे लिखते हैं हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो भी बात हो गई थी, राइट? ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात कर ली थी कि सिमिलर स्टेट रहता तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, और Yes sir. डिफरेंट रहता तो वो Yes हेट्रोजीनियस sir, वो होता हुई है। थी. रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कब जाएगी? वो रिएक्शन कोशेंट के बेसिस पर था। ओके, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर पुराने चीज़ को लेकर एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन लिखो। एक रिएक्शन है N2 गैस में ऐड किया 3H2 गैस, और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो बना रही है 2NH3 गैस, ठीक है। इनिशियली इसके मोल जो दिए हुए हैं वो A दिए हुए हैं, इनिशियली इसके मोल जो दिए हुए हैं वो B दिए हुए हैं। ओके, T इज इक्वल टू 0 पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कंटेनर का जो वॉल्यूम है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास V है यहाँ पर, ठीक है। और टोटल प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू PT दिया हुआ है, ठीक है। हमसे KP पूछा है, ठीक है। हमसे KC पूछा है। ओके, तो वो ए बी के टर्म में ही आएगा, या फिर कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी, बेसिकली एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट करो जरा। के पी के सी का क्या एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर? सर एक बार फिर बता देना A और B क्या है. मोल्स, मोल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे. नहीं, 0 पर इनिशियली। अच्छा. सर बोलो। क्लास टाइम स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? बस अभी स्टार्ट हुई है।
ये पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। कुछ आया एक्सप्रेशन कि नहीं? सर कुछ माइनस हो गया आ रहा है, बट वो एक्चुअली एक और टर्म में आ रहा है। हाँ हाँ, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम टाइम की बात करूँ तो ए में से कुछ निकलेगा, और यहाँ कोफिशिएंट हाँ 1 है, वही यहाँ कोफिशिएंट इसके जो है 3 है, तो ए में से 1 टाइम ऑफ एक्स निकलेगा, मतलब ए में से कोफिशिएंट टाइम ऑफ एक्स जो है वो निकलेगा, बी में से कोफिशिएंट टाइम ऑफ एक्स निकलेगा, दैट इज बी माइनस 3x, ठीक है, और कोफिशिएंट टाइम्स उतना ही बन जाएगा, दैट इज 2x। यहाँ बताओ कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ए में से सर कोफिशिएंट आ गया टाइम्स ऑफ आंसर। एक्स निकला, बी में से माइनस करके कोफिशिएंट टाइम ऑफ एक्स, एंड इतना ही ये बना, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ये बेसिकली मोल्स हैं, ये क्या है, मोल्स हैं। तो टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मोल्स जो इक्विलिब्रियम पर हैं वो क्या होंगे बताओ यहाँ पर, ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x, ऐसा कुछ है। तो कितना आ जाएगा ये, ए प्लस बी कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस या माइनस, माइनस आएगा ना, -2x। -2x, ये टोटल मोल्स आ गए मेरे, ठीक है। तो अब मुझे केपी निकालना है और केसी निकालना है। देखो प्रेशर नहीं है मेरे पास, प्रेशर तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं केपी के पहले केसी यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो सबके मोल्स पता चल गए, इक्विलिब्रियम पे क्या है ये, सबके मोल्स हैं। अगर इसमें वॉल्यूम डिवाइड मार दो तो क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं कि N2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, A माइनस एक्स जो है उसके मोल्स है अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? H2 की अगर मैं कंसंट्रेशन पूछूं तो मोल्स कितने हैं, ये इतने मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन। अगर मैं NH3 की कंसंट्रेशन पूछूं तो क्या होगा, मोल्स कितने हैं, 2x, अपॉन ये क्या हो जाएगा, V। क्लियर है? तो यहाँ से Kc तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। Kc क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बताओ, ऐसे ही कुछ होगा। यस सर। और ये वैल्यूज में ठा ठा के डाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 2x बाई वी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, a माइनस एक्स बाय वी इंटू बी माइनस 3x बाय वी का होल क्यूब, ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। रिजोल्व करके बताओ ये क्या आ रहा है, जरा मुझे वॉल्यूम एक साइड कर दो और ये ए बी और एक्स अलग हो जाएंगे। देखो वॉल्यूम को मैं अगर अलग साइड करूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सर आ रहा है 4x स्क्वायर v स्क्वायर और ब्रैकेट इंटू में में a वी माइनस x स्क्वायर, b माइनस 3x पे पावर ए माइनस एक्स तो नॉर्मल हो गया, और बी माइनस 3x का क्या हो गया, क्यूब हो गया। कुछ देखो ऐसे ही आ रहा है क्या, वॉल्यूम अलग किया मैंने। यस सर। ओके, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, के सी निकल कर आ गया। अगर मैं के पी की बात करूँ तो के पी का एक रिलेशन है हमारे पास, वो के एक्स के साथ है, मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। दैट इज के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा कुछ था कि नहीं था? ओके, तो के एक्स तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना यहाँ, के एक्स तो मोल फ्रैक्शन तो मेरे पास टोटल मोल्स दे रखे हैं, मेरे पास इंडिविजुअली सबके मोल्स हैं। तो अगर मैं मोल्स की बात करूँ कि मोल्स ऑफ N2 तो कितना होगा, a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स ये रहे, दैट इज a प्लस बी माइनस 2x। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 की अगर मैं बात करूँ तो b माइनस 3x अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज a प्लस बी माइनस 2x। ओके, एंड सिमिलरली मोल्स किसके, अमोनिया, तो क्या होगा 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, ऐसा कुछ है। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन यही आ गए हैं। तो अगर मैं के पी इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला लगाऊं, के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सर kp का ये एक्सप्रेशन आया है 4x स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस x ब्रैकेट में b माइनस 3x का होल क्यूब pt स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर नीचे की तरफ, ठीक है। ओके तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ मॉल फ्रैक्शन के टर्म में, अगर हम यहाँ बात करें, या फिर हम तो
प्रेशर को भी डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब ये भी तो एक्सप्रेशन हमने निकाला ही था ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ कि प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 और प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, और प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता था, दैट इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर, ऐसे कुछ होता था। क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो यहीं से हमने बेसिकली एक्सप्रेशन निकाला था। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है इसका 2x अपॉन, ठीक है, a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी की पावर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x पी टी की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये रिजॉल्व करके, ठीक है, इसमें देखो सब में क्या है, टोटल मोल्स जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो टोटल मोल्स का एक तो डेल्टा एन जी होने वाला है यहाँ पर, क्लियर है, और एक क्या है पीटी का होने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कितना निकल कर आएगा बताओ, ये यहाँ पर ऊपर जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे a माइनस एक्स अलग कर देता हूँ और b माइनस 3x का जो क्यूब है वो अलग कर देता हूँ। देखो ये मैंने क्या किया, बेसिक मोल अलग किए हैं। आप टोटल मोल्स का क्या होने वाला डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी जो है नीचे पावर क्या है, नीचे में डिनोमिनेटर में है ये, तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारा पी टी का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ओके। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा लेते हैं हम लोग, तब भी ये चीज़ हो जाती है। समझ में आया, मैंने एक जनरल टर्म लेकर कर दिया, ठीक है। तुमसे वो कुछ भी मोल्स देकर जो है वो करा सकता है ये सेम काम। क्लियर है, चलें आगे। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी, ठीक है। इनिशियली a जो है मेरा वो है 2 टाइम्स ऑफ b इनिशियली, ठीक है। इनिशियली जो a है वो 2 टाइम्स ऑफ b है, एंड जो c का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, वो है 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें बेसिकली क्या निकालना है, Kc हमें निकालना है। तो खुद से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो कि मैं क्या वेरिएबल लूँ, ठीक है। एट द एंड जो है हमारा आंसर, क्योंकि वेरिएबल तुम ही ले रहे हो तो मुझे आंसर उस वेरिएबल में नहीं चाहिए, मेरा आंसर यहाँ पर जो आएगा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा यहाँ पर। सर आंसर पॉइंट में आएगा क्या? हाँ हाँ, पॉइंट में आ सकता है।
आया इसमें कुछ? सर 1.8 समथिंग आ रहा है। 1.8 है। देखो इनिशियली मुझे क्या दे रखा है कि a जो है 2 टाइम्स ऑफ b है, तो मैं b को x मान लेता हूँ, तो मेरा a क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? t इज इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन है। ओके नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं कि t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर अगर हम बात करें, तो क्या होने वाला है कि a और b जो है कम होंगे। t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें तो a में से कुछ y निकलेगा, b में से भी कुछ उतना ही अमाउंट निकलेगा, कोफिशिएंट टाइम है ना। a में से 1 टाइम ऑफ y, b में से 1 टाइम ऑफ y, और c और d क्या बन जाएंगे हमारे y और y बन जाएंगे। इनिशियली ये तो कुछ नहीं थे। देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, अब हमें जो मिली ऊपर इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया ऊपर कि जो C बना है इक्विलिब्रियम पर, जो C बना है इक्विलिब्रियम पर, C कितना बना है? C तो y बना है, और इक्विलिब्रियम पे B कितना है? B इक्विलिब्रियम पे ये है, तो C जो है वो 3 टाइम्स ऑफ B है। इसका मतलब y जो है वो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई है। यही तो बात बोल रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली यही तो बोल रही है। ओके तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्स वाई के अंदर रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, कैसे कि y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y, और y इधर आके क्या जाएगा 4y हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x या y को किसी भी टर्म में ले लो, x इज इक्वल टू 4y अपॉन 3। क्लियर है? एक्स वाई के टर्म में आ गया। अब अगर यहाँ से मैं के सी लिखता हूँ, तो मुझे के सी तो पूछा है, अगर यहाँ से मैं के सी जो है वो लिखूंगा तो के सी क्या आएगा बताओ। देखो वॉल्यूम का लोड नहीं है यहाँ, वॉल्यूम अगर लूंगा भी ना मैं तो वॉल्यूम तो कैंसिल आउट होने वाला है। तुम समझ रहे हो, सब में क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 है। ठीक है, तो सबके नीचे वॉल्यूम आएगा, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, तो कट जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये तो मैं डायरेक्ट मोल ही ले लेता हूँ। वैसे तो कंसंट्रेशन का ही डील हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें कंसंट्रेशन ही ली गई, मोल की कोई बात ही नहीं आ रही। ये सब क्या है हमारी कंसंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, y इंटू वाई अपॉन 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो ऐसे कुछ आएगा। क्लियर है? अब ऊपर तो क्या कर दो, वाई स्क्वायर कर दो। अब नीचे जितने भी x के टर्म है ना उन सबको y में बदल दो, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन मिल गया ना ऊपर x y के कन्वर्जन का। तो 2x जो था, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2x को यहाँ पर 2x को यहाँ लिख देंगे 8y अपॉन 3 माइनस वाई। ठीक है, और x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं 4y अपॉन 3 माइनस वाई। देखो ऐसा कुछ आएगा। ओके ठीक है, और ये Yes, sir. इसमें सिर्फ y का ही टर्म है, इसमें कुछ और है ही नहीं। ठीक है, ये रिजॉल्व होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ऊपर रहेगा वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा y बाई 3 एक जगह, और एक जगह हो जाएगा 5y बाई 3। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा कटने के बाद, वाई स्क्वायर कटने के बाद 9/5 दैट इज 1.8। चेक करो, सही आ रहा है। बोलो चेक करो आ रहा है क्या? सर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पहले से 1 इनिशियल मोल है, y माइनस होगा, लाइक हम एक ही मोल मान ले तो तुम 2 करोगे, फिर उसमें फिर तुम्हें सारी चीज़ें अगला भी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तुमने चलो इनिशियल मान लिया, ठीक है, बट जब उसमें से कितना मोल निकला या कितना कंसंट्रेशन निकला उसको क्या मानोगे,
उसको भी तो कुछ मानना पड़ेगा ना। तो इसमें अज्यूम कर लेते वेरिएबल, वेयर इन्हें हम वो मान लेते 1 और 2। एग्जैक्ट थोड़ी मान सकते हो अगर वेरिएबल मान रहे हो तो। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आप हर कंडीशन के लिए उसको सेटिस्फाई कराना चाह रहे हो ना, मतलब हर सिचुएशन में अगर 1 ले रहे हो तो अगले वाले को y को कुछ ऐसा रैंडम नहीं ले सकते ना तुम, आपको एक जनरल लेना पड़ेगा। ओके, इनिशियल में तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है, बट फिर उसमें ये है कि इनिशियल से करके देखा आंसर क्या आ रहा है। इनिशियल सर 1 और 2, सेम ही आ रहा है। 1 और 2, तो y को क्या रखा था? मतलब सर y तो अज्यूम कर दिया, बट इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन इक्वेट करके वहां से वैल्यू आ गई थी फिर। हाँ मतलब इनिशियल वाले में ही तो 1 और 2 करा ना तुमने। हाँ सर वही करा हाँ तो इनिशियल वाले में। इनिशियल में 1 और 2 कर दिया, बट जो इक्विलिब्रियम पे जो कितना कन्वर्ट हुआ वो तो तुम्हें एज्यूम ही करना पड़ेगा x या y के टर्म में, ठीक है। मतलब पूरा तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट, मतलब कुछ तो वेरिएबल आना पड़ेगा जो कि कटेगा बाद में, ठीक है। सिचुएशन ऐसी दी थी कि इसमें ये कैंसिल आउट होना था। चले आगे, ठीक है। अब देखो जो हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी, इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस की बात कर ली थी, ठीक है। तो देखो अगर कुछ इक्विलिब्रियम ऐसे भी होते हैं जो होमोजीनियस लिक्विड स्टेट में होते हैं, होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम, जैसे CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड लिक्विड में होता है, इसके साथ मिलाया गया है इथेनॉल जो कि लिक्विड में होता है, तुम ऑल्दो बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। एंड बाद में होता है CH3COO C2H5, ये क्या होता है, इसे जानते हो क्या? प्रोडक्ट क्या है ये? इथाइल एथनोएट। हाँ मतलब ईस्टर, एस्टर एस्टर। एस्टर की स्मेल कैसी होती है? अरे वो सर स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेलिंग, कुछ बोलते फ्रूटी स्मेलिंग है। कौन सी वाली फ्रूटी, 10 वाली? 5 वाली। 5 वाली, अच्छा। फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी स्मेल होती है। स्वीट स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल, अच्छा किसके तरह, जैसे फ्रूटी स्मेल अगर बोल रहे हो तो कौन से फ्रूट से रिलेटेड होती है, कुछ आइडिया तुम्हें? सर सिट्रस मोस्टली। अरे फ्रूट बेटा, सिट्रस फ्रूट है, होता है कि सिट्रस? सर मैंगो से रिलेटेड? नहीं भैया, भैया नहीं है, नहीं है, एप्पल से रिलेटेड। मैंगो, तुम अपनी मन मर्जी बोल रहे हो, जो तुम्हें पसंद है उस हिसाब से तुम अपना आंसर दे रहे हो इसमें। एप्पल लाइक स्मेल होती है, ठीक है, स्मेल बोल रहा हूँ, टेस्ट। नहीं टेस्ट थोड़ी बोलेंगे, रुक जाओ यहाँ पर, फ्रूटी स्मेल वाला चीज़ था ना, ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर है। अब ये इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं, बट इसमें क्या सारे कंपोनेंट जो हैं वो क्या है, सब लिक्विड स्टेट में है। तो अगर लिक्विड स्टेट में सारे कंपोनेंट है तो इसका मतलब हम Kp डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। Kp इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये पूरा होमोजेनियस लिक्विड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें के कंसंट्रेशन Kc हम लिख सकते हैं। Kc अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, Kc को कोई दिक्कत नहीं है, Kc प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, दैट इज CH3COO C2H5, ठीक है, इनटू में H2O अपॉन CH3COOH एंड C2H5OH, ओके। सर यहाँ पर लिक्विड H2O की कंसंट्रेशन क्यों रख रहे हो? बेटा ये प्योर की उसकी तो नहीं रखते ना? है,
प्योर लिक्विड्स की तो नहीं रख रहे ना हाँ कंसंट्रेशन मैं तो ये फिर बोल रहा H2O हूँ कुछ यहाँ, तो हाँ हाँ प्योर लिक्विड्स फॉर्म में है भी नहीं ना। प्योर लिक्विड्स वाला सिचुएशन कब होता है, जब एक ही लिक्विड कंपोनेंट होता है ना। यहाँ प्योर हो नहीं सकता ना बेटा, लिक्विड मिक्सचर है ये मिक्सचर ही लिक्विड है पूरा, इसमें एक कंपोनेंट प्योर कहाँ से हो जाएगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब गैस बन रहा हो, कोई सॉलिड बन रहा हो और कोई फिर वहां पर लिक्विड बन रहा हो, दैट इज प्योर लिक्विड। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी डी जो है, ठीक है, उनमें कोई एक लिक्विड फॉर्मेट है तो वो बेसिकली प्योर लिक्विड में आएगा। ओके ऐसा तो तुमने सिर्फ पानी को क्यों बोला और को क्यों नहीं बोला। एसिटिक एसिड भी तो यहाँ ऐसा तुम्हारा प्योर लिक्विड हो सकता था, इथेनॉल भी प्योर हो सकता था, सिंगल कंपोनेंट ही तो है। ओके सर। ठीक है ओके। नाउ केपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, जो टूट कर बनाया है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, ये दो चीज़ बनाया है, ठीक है। हमें केपी जो है बेसिकली यहाँ पे निकालना है और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो हमको दिया है वो दिया है 1.2 atm। ओके सॉलिड से टूटकर क्या बनाया है हमारा अमोनिया गैस और H2S गैस, मतलब एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ओके हेट्रोजीनियस सिस्टम का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है वो दे रखा है। सर ये पार्शियल प्रेशर है टोटल प्रेशर है। बेटा इक्विलिब्रियम पर तो टोटल होगा ना, इक्विलिब्रियम पर कोई एक थोड़ी रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब मैंने किसी एक इंडिविजुअल को थोड़ी बोला, ये मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इतना, तो इक्विलिब्रियम पर तो मल्टीपल लोग होंगे ना, तो पार्शियल तो हो नहीं सकता। पार्शियल तो तब होता है ना जब एक कंपोनेंट की बात करेंगे हम लोग। दिस इज टोटल प्रेशर। सर केपी 0.36 आ रही है। 0.36 हाँ, वो लोग निकालो जल्दी। देखो इक्विलिब्रियम पर जो भी प्रेशर आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा, जो भी प्रेशर आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा, पहले तो ये सोचो। बोलो। सर इन दोनों गैसेस की वजह से। इन दोनों गैसेस की वजह से, H2S का प्रेशर सेम हो इन दोनों हाँ। गैस के कारण गैस की वजह से, और इन सब दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 तो दैट मीन्स ये इक्वल अमाउंट में बनेंगे। इक्वल अमाउंट का मतलब क्या, इक्वल मोल में बनेंगे। इक्वल मोल में तो बनेंगे, जब टूटेगा तो मोल तो बराबर बनेंगे ना इनके। यस सर। और प्रेशर तो मोल डिपेंडेंट है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो। तुम समझो ना, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में, ठीक है, मेरा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है ना, अगर मेरा वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है तो। क्लियर है। तो इसका मतलब इनिशियली तो कोई प्रेशर नहीं था,
तो इनिशियली ये भी लोग नहीं थे, ठीक है। इनिशियली प्रेशर नहीं था, पहले तो क्या था, ये मोल जो भी थे, ठीक है, वो किसके थे, इसके थे, बट ये प्रेशर तो एग्जर्ट कर नहीं रहा, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तो इसका कुछ प्रेशर आएगा, उतना ही प्रेशर क्या होगा, इसका होगा। क्लियर है? क्योंकि इसका तो प्रेशर होगा नहीं। इक्विलिब्रियम पर अगर सिचुएशन की बात करूँ मैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये सॉलिड कुछ टूटा होगा तो अमोनिया और H2S बनाया होगा, बट इक्वल मोल में बनाया होगा, तो मतलब जो प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहे होंगे वो भी इक्वल कर रहे होंगे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर मतलब P प्लस P मतलब दोनों का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S, ये मिला के कितना दे रखा है, 1.2। तो इसका मतलब एक का कितना आ जाएगा, क्योंकि बराबर ही तो है ये, ठीक है। तो अमोनिया इज इक्वल टू H2S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.6। कहने का मतलब ये कितना आ गया, 0.6 ATM आ गया, और ये भी कितना आ गया, 0.6 ATM। और अगर मैं यहाँ Kp निकालूँ तो प्रोडक्ट ही तो है, मतलब प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड में क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये कितना जाएगा, 0.6 इंटू 0.6, ये कितना जाएगा, 0.36। देखो ध्यान से देखो, क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है ना, नए टॉपिक पर बढ़ते हैं हम, ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं अल्फा। अच्छा, तुमने टेस्ट का सिलेबस देखा? यस सर। टेस्ट का सिलेबस में मुझे लगता नहीं कि तीनों सब्जेक्ट में, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है केमिस्ट्री में, तो मैथ्स में क्या आ रहा है अगला? पीएनसी और बायनोमियल। तो वो तो करा दिया था शायद, पीएनसी तो करा दिया था, नहीं कराया? वही थोड़ा सा बच रहा थोड़ा है। सा रह रहा है सर। 2-3 टिपिकल क्वेश्चन पीएनसी के बच रहे हैं, और बायनोमियल? पूरा बच रहा है। पूरा बच रहा है। तो बायनोमियल तो इतना बड़ा शायद नहीं है ना? यस सर, छोटा सा ही है। हाँ। और फिजिक्स में? रोटेशन। फिजिक्स में रोटेशन बचा है अभी। रोटेशन पूरा आ रहा है? हाँ 4 सीटी पका रहा है। 4 अच्छा, 4 सीटें, तो वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ रहा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और इक्विलिब्रियम। शायद। हाँ, मतलब प्योर रोलिंग और सीआरटी में ये सब नहीं आ रहा ना? नहीं सर, ये दोनों ये टॉपिक। सर मैथ से बायनोमियल थ्योरम नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं सर। तो इन लोग, Yes, यस sir. सर, नहीं आ रही। अच्छा, सिर्फ आयनिक है, मतलब वो पीएनसी है। यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर बढ़िया है ना। तो ये टेस्ट का देखो पूरा पर्पस यही कर दिया कि आप रिवाइज कर लो, ठीक है, मतलब इनिशियल से डाल दिया ना। तो इसमें एक एक्सपेक्टेशन जो इस टेस्ट की होती है वो ये है कि वो सारे नोट्स खंगाल डालो जो पुराने वाले हैं, मतलब एक मौका मिलता है, ठीक है, मिड 11th में, कि आप चाहो तो चीज़ें पिछली सुधार सकते हो, क्योंकि एक टाइम गैप मिल जाता है, ठीक है, एक आराम वाला टाइम मिल जाता है कि आप, क्योंकि जो भी हाफ ईयरली से कुछ लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। पेपर 13 तारीख को है, मतलब टाइम अच्छा खासा खींच लिया है। 30 तो अक्टूबर, मतलब पिछली बार 30 सितंबर में, 30 सितंबर में हुआ था ये वाला पेपर जो इक्विलिब्रियम वाला था, ठीक है। और मैं वैसे देख के बता सकता हूँ, ये सिमिलर टाइप का पैटर्न वाला पेपर अपने पास है, मतलब पिछले साल का सेम सिलेबस का ही होगा, अदर सब्जेक्ट में भी। सर बोलो। सर एक मतलब गड़बड़ सी है, मतलब जैसे पूरा सिलेबस आ रहा है, ठीक है। हाँ। सर आपने कहा कि नोट्स पूरा खंगालने के लिए, सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है ना सर, ये बीच में जो बारिश का जो चल रहा था उसके वजह से सर मेरे 2 कॉपी सर, जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स फिजिक्स की, सर वो वाली उसके नोट्स पूरे भीग गए हैं और पूरा खत्म हो गया है पीछे वाला। तो तुम किसी एक अच्छे से नोटबुक वाले की लेकर जेरोक्स करा दो। तो करवा सकते हैं ये? अब
मैं क्या करूँ, सर करवा मैं सकते आपसे हो उसी तो। का वो लेयर पूछ रहा था कि सर मतलब ऐसे करवा लूँ। नहीं नहीं, तो वो तो तुम्हारा डैमेज वाला सीन हो गया ना, तो किसी का अच्छी अच्छा राइटिंग वाला चीज़ जो वो करा लो, फिर अपना उसको एक बार देख लेना कि उसमें तुम्हारे हिसाब से कोई error, मतलब सर मतलब स्टार्टिंग से नहीं करूँ ना, मतलब स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाऊँ ना अब। नहीं, बनाने वाला चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उतना जितना डैमेज हुआ है उस हिसाब से वो उतने पार्ट का जो है वो करा लिया जाए। सर बट आप ही सर किसी से कर लो सर, कि बात मुझे करवा दो राइटिंग, सर, क्योंकि मुझे सर की सबसे किसी के पास जाता हूँ सर वो देता ही नहीं है, इतना बड़ा सर वो है ना नोट्स। मुझे नोटबुक में राइटिंग नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला तेरे सेटल करेगा। ठीक है, जब अगली क्लास जब भी कोई हो तो एक बार देख लेना राइटिंग, फिर उसको बोल देना कि भाई वो कॉपी ले आएगा, वो वाली जो पर्टिकुलर जिसमें जो ये वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो वो बस लेकर या तो फिर वैसे कहीं मिलकर जेरोक्स वाला चीज़ करा देना और हाथों हाथ पकड़ा देना, ज़्यादा देर लगती नहीं वैसे भी। ठीक यस है, सर। फटाफट कर देंगे, आधे घंटे का काम हो जेरोक्स जो लेंगे वो टाइम। ठीक है, ओके तो सर। ये कर लेना। नोट्स नहीं इनकम्प्लीट रहने चाहिए, मतलब नोट्स एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हमने कोचिंग करी है तो नोट्स तो अपने पास पूरे होने चाहिए। ठीक है, ताकि जब कभी पढ़ने वाला चीज़ आए तो तब ऐसा ना हो कि अरे नोट्स खोल के देख रहे हैं तो ये अधूरा वो अधूरा, ये अधूरा वो अधूरा, तो इससे पढ़ने फिर पढ़ने का मोमेंटम कहाँ से बनेगा। यस जब सर। नोट्स में ही ब्लैंक या कुछ ऐसा रहेगा तो फिर मोमेंटम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीटेड रखने जरूरी हैं। ठीक है, एक एक शब्द लिखा होना चाहिए ताकि जब यूज़ तुम उसको करो एक कम टाइम में, ठीक है, रिवाइज करना हो तो तब तुम्हें टाइम खराब ना हो इस चीज़ में कि अरे ये भी छोटा पड़ा, ये भी छोटा पड़ा। ठीक ओके सर। है, ओके। बट ये है कि नोट्स इसमें ये है कि इस टेस्ट के लिए हाफ ईयरली से फ्री होकर, ठीक है, अच्छे से एक रिकवरी जो है वो कर ली जाए। ठीक है, यस सर। मैं चैप्टर्स के ऊपर ऑनलाइन मतलब उस टाइप का रिवीजन क्लास ले लूँगा कि काइंड ऑफ वन शॉट टाइप से जो भी चैप्टर्स पिछले रहेंगे। ठीक है, उसके थ्रू क्या है कि और बच्चों का भी थोड़ा सा आइडिया उनको लग जाएगा। सर आप एक जेई मेरी ले लो सारे, एक क्विज टाइप का। वो तो लूंगा मैं, तो क्विज आज मैं लेने वाला था, अगर ऑनलाइन ना होती ना तो थोड़ा सा मैं मतलब क्विज ले लूंगा मैं जो अगली सर टेस्ट क्लासेस। 300 मार्क्स की सिर्फ केमिस्ट्री रखो, सिर्फ 300 मार्क्स के। तो पूरा पूरा क्लास जाएगा उसमें, मतलब एक क्लास जो है, ठीक है, वो हमें तो हम प्लान कर लेंगे ना एक बार, थोड़ा सा बच्चे जब तैयार कर लें सारे टॉपिक्स को तो टेस्ट के आने से पहले मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देख लेते हैं। हाँ सर प्लीज एक बार ले लेना आप। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग 75 क्वेश्चंस का, ठीक है, मतलब ये ले लेंगे स्टार्टिंग से लेकर स्टोइशियोमेट्री से लेकर, ठीक है, अपना इक्विलिब्रियम तक, केमिकल इक्विलिब्रियम तक। तो इसमें वो इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि वो सारा रिवाइज करा देंगे और ये भी पता चल जाएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, ओके। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो दैट इज अल्फा जो होता है, ठीक है, उस वो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated divided by total moles taken, या इनिशियल मोल्स बेटर रहेगा जो टेकन। कहने का क्या मतलब है, कितने मोल टूटे, मतलब रिएक्टेंट में से कितने मोल टूटे अपॉन रिएक्टेंट के टोटल मोल्स। ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ एक रिएक्शन के थ्रू। हमारे पास एक PCl5 की काफ़ी फेमस रिएक्शन इसमें यूज़ होती है। PCl5 टूट कर बन रहा है PCl3, ठीक है, और क्या बन रहा है Cl2। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो इनिशियल मोल है T इज इक्वल टू 0 पर, दैट इज A। ओके, इनिशियली ये नहीं है कुछ भी। अब T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, A में से X निकलेगा, A में से कितना टूटा है, X टूटा है, और इतना ही क्या है PCl3 और Cl2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो अल्फा क्या है, अल्फा को अगर मैं बात करूँ, अल्फा इज नथिंग बट क्या है यहाँ पर मोस्ट डिसोसिएटेड। मोस्ट डिसोसिएटेड कितने हैं, X ही तो हैं, X इज मोस्ट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, वो कितने हैं A, शुरू में क्या लिए थे A ही मोल तो लिए थे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू X बाई A। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि X इज नथिंग बट A टाइम्स ऑफ अल्फा।
देख सकते हैं? बताओ यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो सर यहाँ ऐसा क्यों है कि कुछ पर्टिकुलर ये मोल्स टूटे, लाइक सारे मोल्स नहीं टूटते, ऐसा क्यों? अगर 100% होती तो इक्विलिब्रियम की बात कहाँ जाती है? अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता तो फिर रिवर्सिबल कहाँ से आता? इक्विलिब्रियम पर जो कुछ रिएक्टेंट, कुछ प्रोडक्ट रह जा रहा है, ठीक है, उसी की वजह से तो लाना पड़ रहा है। कि अगर 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ए से बी जाने वाला रास्ता है तो बी से ए जाने वाला भी रास्ता है, ये ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड रास्ता है। ओके, इक्विलिब्रियम अचीव करने पर ही बात करी थी हम लोगों ने। तो यहाँ क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा, और ये क्या हो जाएगा ए अल्फा, और ये क्या हो जाएगा ए अल्फा। क्लियर है? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, ए टाइम्स ऑफ अल्फा है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल मोल्स निकालूं, टोटल मोल्स, तो वो कितने आएंगे, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। ओके, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए अल्फा आ जाएगा। क्लियर? ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा, ऐसा कुछ। ओके, तो इस रिएक्शन में मेरे पास ये क्या थे, मोल्स थे। ठीक है, ये सब क्या हैं, ए और एक्स क्या है, मेरे मोल्स ही तो हैं। तो अब मैं सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखूँ, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं PCl5 लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा PCl5 का मोल फ्रैक्शन? PCl5 के मोल्स कितने, ए माइनस ए अल्फा इक्विलिब्रियम पर, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, ए प्लस ए अल्फा। ए कॉमन लेके कट जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, ए माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आएगा क्या? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर Cl2 लिखूँ मैं तो कितना आएगा, Cl2 के मोल्स कितने हैं, ए टाइम्स अल्फा, और नीचे क्या है 1 प्लस अल्फा, तो कितना जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आएगा क्या? और यही सेम किसका होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 होगा। बताओ जरा, यस सर। यहाँ तो कोई परेशानी है क्या? मैंने मोल्स के साथ डील कर रहा हूँ, बस मैंने एक्स की जगह पर यहाँ ए अल्फा रखा है, बाकी तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालने का पुराना तरीका है, बस मैंने अल्फा का इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिया है। ओके, तो यहाँ अगर मैं Kp निकालूं, ठीक है, Kp कैसे निकालूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं, तो मेरा Kx वाला फॉर्मूला, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kx Pt के पावर डेल्टा Ng। ठीक है, तो यहाँ से Kx क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, फिर Cl2 का कितना हो गया 1 प्लस अल्फा, ये Cl2 का हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और Pt की पावर डेल्टा Ng में, डेल्टा Ng यहाँ क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। चेक करो जरा, इसमें कोई मसला है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा लिखने में? बोलो बोलो, यहाँ तक ठीक है सब? यस सर। ओके, ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा के साथ कट जाएगा, तो ये रिजोल्व करके कितना आएगा बताना जरा मुझे। ऊपर तो, ऊपर क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर सर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस अल्फा है 1 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ये जो है बी स्क्वायर, ये देखो ऐसे कुछ आ रहा है क्या, इंटू Pt की पावर 1, ऐसा ही कुछ है यस कि सर, नहीं? यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मेरा Kp जो है यहाँ पर ये निकल कर आ गया है।
कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी की पावर। देखो इसमें मोल का मामला ही हट गया। इनिशियली मोल कितने थे वो तुम कुछ भी मानो, ठीक है, इनिशियली मोल को तुम कुछ भी मानो, वो एट द एंड तो है ही नहीं आंसर में, ठीक है, क्योंकि अल्फा के टर्म में आ चुका है। अब एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर मान लो इफ मेरा जो अल्फा है वो बहुत कम है 1 के रेस्पेक्ट में, अगर मेरा जो अल्फा है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत कम का मतलब क्या होता है, 5% या उससे कम, ठीक है, 5% या उससे कम, मतलब 5% का मतलब क्या होगा, इतना, या इससे कम, ठीक है, मतलब 0.05 उससे कम वाला जो सिचुएशन होता है वो 1 से बहुत कम होता है। अगर अल्फा 1 से बहुत कम है तो अल्फा स्क्वायर और कम हो जाएगा। तुम्हें ये तो पता है ना, 1 के नीचे वालों का स्क्वायर करते तो और कम हो जाते हो। क्लियर है? 1 के नीचे वालों का स्क्वायर करते हैं तो वो और कम हो जाते हैं, तो पता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस Yes, sir. अल्फा स्क्वायर फिर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट 1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा। तो मेरा जो के पी है अप्रोक्सीमेट करके क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। देखो ऐसे ही कुछ आएगा क्या? Yes, sir, यही आ रहा है। यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्क बुक में से क्वेश्चन पहले बीच में ट्राई करते हैं, लिखो पहले, पूरा लिख लो। लिख लिया? एक बार ये क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 14। सर सी। सी होगा। हाँ सी। सबका सी आ रहा ना? यस तो सर। ये तो हमने बनाया ही था ग्राफ, ठीक है, ऐसे करके बनाया था ना। तो यही तो बोल रहा है बस कि अगर ये फॉरवर्ड वाला है तो ये क्या है, बैकवर्ड वाला। तो बैकवर्ड वाला क्या दिख रहा है, ये सी वाला, ओके। 15 देखना जरा, 15। सर सी। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है फेज चेंज वाला, ठीक है। तो फेज चेंज वाले जो इक्विलिब्रियम होते हैं, जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, या एलोट्रॉपिक चेंज वाला चीज होता है, ठीक है, ये सारे क्या आते हैं हमारे फिजिकल चेंज में आते हैं। सोल्यूट और सॉल्यूशन, ठीक है, वो फेज चेंज वाले में नहीं आता है, ओके, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वाला सिचुएशन होता है, ओके, ये सब्लिमेशन वाला सीन जो है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, 12।
सर सी। सी आ रहा है। यस सर। पहला वाला क्या चेंज, पहला वाला किसके साथ वो करेंगे कनेक्ट? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, दैट इज सारे के सारे क्या हैं, गैस है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सेकंड वाला सर एलोट्रोपिक। एलोट्रोपिक। नेक्स्ट, सर फेज चेंज। ये सॉलिड टू लिक्विड है, दैट इज फेज चेंज, और वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ओके, सर एलोट्रोपिक कैसे हुआ, आप एक बार ये बता देंगे? ये जो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप ही तो हैं, ओजोन और डाइऑक्सीजन जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन होता है, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के ही एलोट्रॉप्स हैं। ओके, एक क्वेश्चन CTS 4, इसको चलो उधर ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करके बताओ। वन 1.6 मोल है इनिशियली PCl5 के। सर DM, सी। DM क्यूब क्या 0.33, ठीक सर है। 0। 0 मतलब सर सी 0.033। ठीक है, C आ रहा है। 4 लीटर का क्लोज्ड वेसल है ये, ठीक है, और टेम्परेचर रेज किया गया जिसकी वजह से टूट कर क्या हुआ, 1.2 मोल्स जो हैं वो PCl5 के बच गए, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें PCl5 से, ये हमारा क्या बन रहा है, PCl3 + Cl2, ठीक है। इनिशियली इसके 1.6 मोल थे, इनिशियली कुछ नहीं था, ये अगर 1.2 बचा है तो इसका मतलब कितने कन्वर्ट हुए हैं, 0.4 ही तो कन्वर्ट हुए हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है, मोल्स है, ये सब क्या है, मोल्स है। तो अगर Kc की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 की बात करूँ तो मोल्स ये हैं, और वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर, तो दैट इज 0.4 अपॉन 4 लीटर। ये क्या होगा कंसंट्रेशन, इसके भी मोल्स कितने, 0.4 अपॉन 4 लीटर। ओके, नीचे PCl5 के मोल्स कितने हैं, बचे हुए मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पर, 1.2 अपॉन 4। ओके, यही क्या था, ठीक है। 4 से 4 क्या हुआ यहाँ पर, कट गया, तो कितना आ जाएगा, कितना जा रहा है ये,
0.033। क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसमें सेकंड क्वेश्चन इसे CTS कर लेते हैं। ये करो। हेलो, हेलो, आवाज़ कहाँ गई? एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। छुट्टी के दिनों में यार, मतलब कुछ अगर वैसी वाली चीज़ होगी कि फंस ही रहा है बहुत मसला, ठीक है, वो रिवीजन क्लास वाली चीज़ ही तो हो सकती है ना, कोई अगर होगी तो। एक आधी क्लास अगर वैसे लगनी हो तो लगा देना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मत फांसना, मतलब वही चीज़ है ना, उसके लिए है ना। हम्म हम्म। नहीं तो बच्चों को फिजिकली बुला रहा है, क्या कर रहे हैं? तो ऑनलाइन अगर कभी लगेगा तो एक आधी, देखो एक आधी क्लास अगर है, ठीक है, तो क्योंकि मुझे देखो, मैं 2 क्लास ले चुका हूँ उनकी, जिसमें मैंने क्या है ना उनका अच्छा खासा वो हाफ ईयरली से रिलेटेड ना वो करा दिया है, मतलब क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा करा दी है। हम्म हम्म। ये तो एक काम करो, सैटरडे में लगा दो। हाँ, सैटरडे में लगा दो, ठीक है, सैटरडे तक ये कुछ पढ़ भी लेंगे ना, मतलब एकदम भी कल लगा दोगे तो एक बार पढ़ तो लें फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक ठीक है, ठीक। हेलो, सर सी ऑप्शन है क्या? Sir, D. DRR CRR? Sir, डी D, आर D. कैसे करा? Sir, assume कर लिया और फिर थोड़ा। क्या एज्यूम करा? इनिशियली कितने मोल्स एज्यूम करे हैं? Sir, A minus A alpha X, फिर लिखा 2A alpha. 2NO2, ठीक है, ऐसा कुछ है? क्लियर है? अब क्या माना तुमने? Sir, A में से A alpha डिसोसिएट हुए और it हम्म, forms 2A alpha. ठीक है। अगर हम एक और क्योंकि हम मोल्स ही तो डील कर रहे हैं ना, तो अगर एक कोफिशिएंट अगर हम लोग कम कर लें, अगर इसको 1 ही मान ले तो, मतलब एक अगर वेरिएबल कम कर लें, क्योंकि अल्फा भी तो वेरिएबल रहेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ गया सर। हाँ, तो इसमें 1 में से क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2 अल्फा। ये ठीक है। टोटल मोल्स अगर मैं बात करूँ, टोटल मोल्स की अगर यहाँ मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। क्लियर? यस यही हो सर। जाएगा ना, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स आ गए हैं, हमें केपी को इंट्रोड्यूस करना है, तो केपी तो मैं मोल फ्रैक्शन से ही तो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। केपी कैसे कर सकता हूँ मैं? कि एक्स के टर्म्स से ही कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दें, मतलब इसको जो है प्रेशर है ना, दोनों दोनों क्या हैं? दोनों गैस हैं, ठीक है, दोनों क्या है? गैस है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक ठीक है सब लोग? अब मैं प्रेशर कैसे लिख सकता हूँ? हम मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके तो लिख सकते हैं। क्लियर है?
अब इसमें P इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है? फॉर द रिएक्शन कंटेनिंग दिस, इसका मतलब प्रेशर तो हमें देखो ऑप्शन में P दिख रहा है, ऑप्शन में P दिख रहा है ना, इस P का मतलब क्या है? टोटल प्रेशर है ये। क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर देना चाहिए था क्योंकि P इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया ना। ठीक है, तो अब देखो ऊपर क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन टाइम्स। ठीक है, तो NO2 के मोल्स कितने हैं? 2 अल्फा हैं, 2 अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इनटू क्या होगा? इनटू क्या होगा? टोटल प्रेशर। क्लियर है? यस सर। इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या होगा? N2O4 के मोल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा, अपॉन में क्या है? टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा, इनटू क्या हो जाएगा? PT, मतलब टोटल प्रेशर, और उसकी पावर कितनी है? 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रिजॉल्व करके बताओ मुझे। ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे एक तो कट जाए, मतलब 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा तो कट जाएगा, बट एक रह जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, और ऊपर एक P से P कट जाएगा तो एक P बच जाएगा। इतना आ रहा है तो ठीक है। यस सर। ठीक है, अब नीचे ये किसके बराबर आ गया? KP के बराबर आ गया ना ये। नीचे में क्या कर सकता हूँ बताओ? नीचे तो हम लोग कर सकते हैं 4 अल्फा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इंटू P, यही है। यस सर। ओके, तो मुझे अल्फा निकालना है ना, मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो निकालना था, तो मुझे अल्फा निकालना है। तो देखो ये तो मैथ्स लगानी पड़ेगी मुझे, इधर लेके जाना पड़ेगा। 4 अल्फा स्क्वायर P इज इक्वल टू KP माइनस अल्फा स्क्वायर KP, ऐसा कुछ आएगा। अब अगर मैं यस इसको सर। लेफ्ट में लिया हूँ, ठीक है, लेफ्ट में अगर लेकर आता हूँ तो 4P प्लस KP इंटू में क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KP। देखो ऐसे ही कुछ आएगा। यस सर। ठीक है, तो अब तो अल्फा निकल जाएगा ना सर इससे। ये अल्फा जो है रूट में नहीं आ जाएगा सर? KP बाय समथिंग, KP बाय 4P प्लस KP, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर C ऑप्शन के साथ तो मैच नहीं कर रहा। कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? नहीं कर रहा, P से डिवाइड कर दें। P या हाँ, ये वो तो तुम्हारी मैथ्स है ना, इससे मैं क्या करूँ इसमें? इसमें थोड़ी है, तुमने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने बोला ऊपर नीचे P से डिवाइड मार दो। अरे ऊपर नीचे P से डिवाइड मारने वाला काम तो इन्होंने किया है ना। ऊपर P से डिवाइड मार दोगे तो क्या हो जाएगा? KP बाई P हो जाएगा। नीचे P से डिवाइड मारोगे तो 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? KP बाय P, यही तो है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो उन्होंने ऊपर नीचे डिवाइड मारने वाला काम तो वो अलग किया है। ओके, ठीक है, तो ये JEE मेन में आ भी चुका है सर ये क्वेश्चन, मतलब N2O4 वाला। चला आगे। नाउ इसमें टॉपिक में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्फा वाले टर्म में अगर मैं कोई ले रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा रिएक्टेंट है जो AN टाइप है, जैसे ओजोन होता है ना, O3 टाइप होता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ का N टाइम्स, जैसे O का 3 टाइम्स है। ओके, और ये टूट रहा है, AN जो है वो टूट रहा है N टाइम्स A में। क्या हो रहा है? टूट रहा है N टाइम्स ऑफ A। जैसे 3 ऑक्सीजन O3 टूट कर क्या बना ले? 3 ऑक्सीजन गैस बना ले। क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ तक? N जो है सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, अब इनिशियली क्या इसके मोल जो थे वो A थे, ये तो बना ही नहीं था, ये T इजिकल टू 0 पर बता रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? A में से X निकले। अब A में से 1 टाइम्स ऑफ X निकला है, तो बनेगा कितना? N टाइम्स ऑफ X। ये बात क्लियर है कि नहीं है? कोफिशिएंट टाइम्स बनता है ना, कोफिशिएंट टाइम्स ही बेसिकली निकलता है।
कोई परेशानी? और तुम्हें पता है अल्फ़ा क्या होता है, x बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए अल्फ़ा, और यहाँ क्या हो जाएगा n ए अल्फ़ा। बता दो कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक बता दो, बोलो बोलो। टोटल मोल्स कितने निकल आएंगे यहाँ ऐड करके बताओ। a माइनस ए अल्फ़ा प्लस n ए अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा, ये a को माना जाएगा सब में, और ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। चेक करो ये तो जो भी मैंने किया है अभी तक वो चीज़ ठीक है कि नहीं। ठीक यस है, सर। ठीक है। अब देखो मैंने ये जनरलाइज चीज़ ली है वैसे तो, ठीक है, जनरलाइज मतलब n जो लिया है मैंने वो जनरलाइज लिया, बट n को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ प्रॉपर तरीके से, n है क्या, ठीक है, ये जो n है वो बेसिकली क्या है, तो ऊपर अगर मैं बोलूँ कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन sum of coefficient of reactant, n क्या है, sum of coefficient of product upon sum of coefficient of reactant, ठीक है। तो अगर तुम ऊपर भी देखो ऊपर वाले एग्जांपल में प्रोडक्ट के कोफिशिएंट कितने हैं n, रिएक्टेंट के कितने हैं 1, तो क्या निकल कर आ गया, n ही आ गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन थी, बट अगर रिएक्शन अलग होगी तो उसमें n नहीं समझ पाओगे ना कि n का मतलब क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो n क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट देखो क्या है, प्रोडक्ट यही तो है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है n है, और एक ही प्रोडक्ट है तो सम ऑफ कोफिशिएंट भी n ही हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया n, नीचे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, ये है, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो नीचे क्या हो गया 1, तो निकल के क्या आ गया n आ गया। क्लियर है? ठीक है। बट अगर कोई दूसरी रिएक्शन हुई, दूसरी रिएक्शन समझ लो क्या बोल रहा हूँ, जैसे मतलब मान लो PCl5 है तो उठकर क्या बना रहा है, PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है, तो ये टूटकर सम ऑफ कोफिशिएंट कितने हैं प्रोडक्ट में 2, और यहाँ कितने हैं 1, तो मेरा n कितना आएगा बताओ, n सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज 2 अपॉन सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज 1, कितना आ गया, समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में तुम ये n निकाल सकते हो, क्लियर है, क्योंकि n यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ अगर मैं बोलता हूँ कि जो हमारा मोलिकुलर वेट की यहाँ पर डिस्कशन अगर हम लोग करें, ठीक है, एक चीज होती है ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, क्योंकि मास पर मोल ही तो मोलर मास होता है ना, ये मोलिकुलर वेट होता है, जो मास पर मोल होता है वही हमारा क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। अब यहाँ ऑब्जर्व्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन होने पर मतलब इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है। अब देखो टोटल मास क्या होगा, टोटल मास तो बेसिकली देखो मास तो कहीं नहीं जाता, अगर मोल टूटे भी हैं और कुछ के मोल्स बने भी हैं तो मास जो है वो तो उल्लंघन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं वो लेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो इनिशियली मास था, इनिशियल मास क्या था, इनिशियली मोल कितने थे, ए थे, तो मास कितना हो जाएगा ए टाइम्स मोलर मास ऑफ AN, ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर मैं टोटल मास को लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँ, ए टाइम्स मोलर मास ऑफ AN, देखो ये लिख सकता हूँ क्या,
बोलो, क्योंकि अगर रिएक्शन हो भी रही है तो मास कहीं नया तो मास नहीं आ जाएगा, ठीक है, और ना ही मास कहीं चला जाएगा। क्लियर है? मास का तो कंजर्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, A टाइम्स ऑफ मास ऑफ AN। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन sir. में टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स तो ये निकाले तुमने, ठीक है, टोटल मोल्स कितने हैं, A इंटू 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। क्लियर? M क्या यहाँ डिनोट कर रहा हूँ मैं, M कर रहा हूँ मोलर मास को डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, तो मेरा जो ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट रहेगा, ठीक है, वो यहाँ क्या आ गया, MAN अपॉन 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। ओके, अब इसे हम लोग एक कन्वर्जन करते हैं, और जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मोलर मास अपॉन, यही होता है, Yes, sir. ठीक है। अब वेपर डेंसिटी दो सेंस में हम बात करेंगे यहाँ पर, एक तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, और एक इनिशियली, मतलब एक जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, एक वो वाला मोमेंट और एक इनिशियल मोमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है, तो मिक्सचर के दौरान जो मास है वो बेसिकली क्या है, फाइनल मास, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मास अपॉन 2, मोलर मास अपॉन 2 ही होता है, तो दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल डी से, जो मेरी इक्विलिब्रियम की डेंसिटी है वो क्या है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंटेड है। एंड दूसरी है दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस कब रहा होगा, जब इनिशियल मोमेंट रहा होगा, जब टूटा ही नहीं, ठीक है, तो वो ले रहा हूँ मैं m थियोरेटिकल अपॉन 2, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल D से, ठीक है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर फाइनल कंडीशन दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय 2, और इनिशियल में प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो दैट इज थियोरेटिकल मास तो हमें पता होता है, ऑब्जर्व कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऊपर ही ले लिया मैंने। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को ही अगर मैं लूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था हमारा, वो बेसिकली क्या था, मास ऑफ AN क्या है, थियोरेटिकली तो है, ये जो AN का मास है ये इनिशियल मास ही तो है, तो ये क्या है, थियोरेटिकल मास है, जो इनिशियल कंपोनेंट का मास है। तो हम ये लिख सकते हैं, लेफ्ट में क्या था, M ऑब्जर्व इज इक्वल टू M थियोरेटिकल अपॉन 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। इसमें कोई परेशानी है क्या? बोलो। देखो यहाँ पर कोई परेशानी है क्या, ऊपर से नीचे ऑब्जर्व्ड सर मोलर आपने मास, ये वाला कैसे लिख दिया, मतलब ऑब्जर्व मास इज इक्वल टू थ्योरेटिकल। ये ऑब्जर्व्ड मास ही तो था, ये रहा है, ऑब्जर्व्ड मास इज इक्वल टू निकल कर आया था ना, MAN क्या है, यस सर, यस सर। मास ऑफ AN मतलब क्या है, इनिशियल कंपोनेंट जो था, इनिशियल यही तो कंपोनेंट था, इसका मास ही तो है MAN, तो ये थियोरेटिकली तो हुआ जो इनिशियल था। देखो ना, मैंने प्योर सब्सटेंस इनिशियली था, ये तो था AN, बाद में टूट के तो मिक्सचर बना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व्ड के डिवाइड में 2 कर दूं और थियोरेटिकल के भी डिवाइड में 2 कर दूं, तो कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं सर। तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये बन जाएगा वेपर डेंसिटी, दैट इज स्मॉल वेपर डेंसिटी, और राइट थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो क्या होगा, कैपिटल, दैट इज प्योर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस N-1 इंटू
अल्फा, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालूं तो क्या आएगा, बताओ जरा निकाल के। इस एक्सप्रेशन से अल्फा निकालना है। सर बड़ा वाला डी माइनस छोटा वाला डी डिवाइडेड बाय डी एन माइनस वन। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, नीचे कौन सा है? सर स्मॉल डी। एन माइनस वन। सब लोग जरा ये वेरीफाई करो जरा, ये ऐसे ही आ रहा है क्या कुछ? नहीं आ रहा है। अल्फा इन द टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? चेक कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो एक ग्राफ ऐसे डिस्कस होता है, ठीक है, कि अल्फा वर्सेस कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो क्या होना चाहिए? और यहाँ मैं रिएक्शन दे देता हूँ क्योंकि एन का इशू रहेगा। मैं ये किसके लिए पूछ रहा हूँ? N2O4 टूट कर बना रहा है 2NO2, इसके लिए। सर इसका ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर टू ने भी नहीं है सर नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा माइनस वन का। हाँ, इंटरसेप्ट नेगेटिव आ सकता है, हाँ बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल डी बाय कितना आ रहा है? स्मॉल डी माइनस वन, ऐसा करके कुछ है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें स्लोप कितना हो गया? वन है ना यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या है, सी जो है हमारा माइनस वन है, ऐसे कुछ है। यस सर। ठीक है, तो मेरा ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा, बट नीचे से स्टार्ट करूँगा नहीं मैं, क्योंकि अल्फ़ा मेरा निगेटिव थोड़ी हो सकता है। अरे अल्फ़ा मेरा निगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा की लिमिट होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, या तो डिसोसिएशन 0% हो सकता है या फिर 100% हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल सेंस में? यहाँ से। स्लोप कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्लियर है? स्लोप 1 है ना, ये रहा स्लोप। सर ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है? ग्राफ ड्रॉ क्या मतलब, बना सकते थे ना हम, यहाँ हमारे पास इक्वेशन थी। देखो मैं एक वैसे क्यों लिया मैं ये, क्योंकि एक क्वेश्चन है अपना। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन पुट करता हूँ तो मैं समझ में सर आए। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने का तो उसमें दिक्कत आती है। जब ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में प्रॉब्लम हो सकती है ना फिर, क्योंकि इतना हैवी तो देखो, हैवी मैथ्स तो यूज़ करता नहीं है वो, क्योंकि अगर हैवी मैथ्स यूज़ होगी तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ फिर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बहुत बेसिक मैथ्स ही यूज़ होती है जो बेसिकली इसमें आती है। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन। सर सी।
आप एक बार फिर से कैपिटल डी और स्मॉल डी का रिलेशन फिर से बता सकते हो एक बार? ये देखो, कैपिटल डी स्मॉल डी में मैंने कुछ नया, तो मैंने इंट्रोडक्शन तो बस ये किया ना, मोलर मास डिवाइड मारे हैं 2 से, तो उनको वेपर डेंसिटी में बदल दिया है। सर ये मतलब ऑब्जर्व क्यों करा, मतलब ऑब्जर्वेशन जैसे क्या होता है ना, इनिशियली जो है वो तो कंपोनेंट तुम्हें पता ही होता है कि उसके कितने मोल्स हैं, ठीक है, तो उसका मोलर मास से मास भी पता होता है, सब कुछ पता होता है, ठीक है। बट मिक्सचर में ना तुम्हारा मोलर मास निकालने का टर्म्स ही बहुत अलग हो जाएगा ना, तुम समझो। तुम मोलर मास अगर मैं पूछूं तुमसे कि किसी भी कंपोनेंट का पूछूं, तो तुम बता सकते हो कि CH4 का मोलर मास बता सकते हो, PCl5 का बता सकते हो, N2O4 का बता सकते हो, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं, सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, तो इनका मोलर मास तुम बता सकते हो। बट ये टूट कर कुछ और बने हैं, और पूरे पूरे टूटे भी नहीं है, मतलब कुछ ये भी हैं और कुछ बन भी गए हैं, तो उस टाइम पे क्या बन गया, मिक्सचर। तो मिक्सचर के दौरान अगर तुम्हें मोलर मास डिफाइन करना पड़े, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम क्या करोगे, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, क्योंकि मास पर मोल ही तो मोलर मास होता है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ है इसमें? देखो इक्वेशन तो तुम्हें पता चल गई थी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल D बाई डी माइनस 1। इसने बोला है कि कैपिटल D बाई डी की वैल्यू बताओ पॉइंट A पर। A पॉइंट क्या है, A पॉइंट वो पॉइंट है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो क्या है, 0 है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या रख दो, 0 कर दो। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो D बाई डी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? So C1. क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी CTS में। ये CTS तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, जो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली जो है, ये CTS इसलिए मैक्सिमम क्लास में ही ले लेंगे इसको। ये क्वेश्चन करके दिखाओ 7। सेवंथ क्वेश्चन का क्या आंसर बैठ रहा है? सर ये सब लोगों का ये आ रहा है? ध्यान से, कुछ लोग आ रहे जा रहे, क्या चल रहा है ये? श्रेयांश का आंसर ये आ रहा है, क्या क्या है रिएक्शन, नॉर्मल सी रिएक्शन है यहाँ पर, PCl5 वाली जो है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मिक्सचर वो दे रखा है, मतलब PT दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, X दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि पार्शियल प्रेशर PCl3 का क्या होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसी का भी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी का भी बेसिकली, यहाँ अगर PCl3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर, यही तो होता है। अब देखो टोटल प्रेशर ये सब निकालने वाला चीज़ हो सकता है, PCl5 को जब तोड़ेंगे, ठीक है, PCl3 और प्लस Cl2, तो मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल इन्वॉल्व करने से बेटर है कि हम लोग 1 ले लें, ठीक है, 1 में से यहाँ अल्फ़ा निकालें और यहाँ क्या बनेगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा बनेगा, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे यहाँ पे समीशन, समीशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा ही हो जाएगा यहाँ समीशन टोटल मोल्स का। तो मोल्स PCl3 के कितने हैं, अल्फ़ा, और अल्फ़ा को इन्होंने अल्फ़ा नहीं बोला, इनको इन्होंने क्या बोला है, X बोला है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। तो ये जब मैं लिखूँगा PCl5 का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 1 + x इंटू टोटल प्रेशर क्या है P। क्लियर है? तो यही उन्होंने पूछा है। ओके, ये बात क्लियर? ठीक है, इस पर एक नोट्स में क्वेश्चन करते हैं। एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm vapor density is 57.9. Find Kp, and here PCl5 गैस टूट के बनाएगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। जो वेपर डेंसिटी दी होती है वो ऑब्जर्व्ड वाली होती है, तो पता ही है ना तुम्हें, कोई भी चीज़ अगर जो दी हुई होती है वो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। करो ट्राई एक बार। सर 1.76 समथिंग आ रहा है। रेशो में बताओ, रेशो में ऊपर नीचे। डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर कितना आ रहा सर रेशियो पॉइंट पे आएगा, मतलब रेशियो जो है पॉइंट्स में आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। है? अच्छा, आ ही रहा है उसमें। अच्छा, देखो Kp निकालने के लिए तुम्हें इसका अल्फा चाहिए रहेगा, और अल्फा निकालने के लिए तुम्हें वेपर डेंसिटी के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो सर अल्फा 0.798 आया है। 0.798 मतलब 0.8 ही ले लो उसको फिर। ठीक है, ठीक है। देखो अल्फा जो है वो बेसिकली कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल D माइनस टी अपॉन स्मॉल d n-1, यही तो अल्फा निकलेगा। ठीक है, अब हमें दोनों चाहिए। देखो एक चीज़ तो दे रखी है इसमें, स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है पहले से, दैट इज़ 57.9, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वाला दे दिया जाता है। थियोरेटिकल कैपिटल D जो है ये क्या है, ये वाला कौन सा था, ये ऑब्जर्व्ड वाला था। थियोरेटिकल वाला हमें निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय 2। अब थियोरेटिकल ये कौन है, कंपोनेंट कौन है, PCl5 ही तो है। ठीक है, इसका डिवाइडेड बाय 2 मतलब PCl5 का मास डिवाइडेड बाय PCl का फॉस्फोरस का कितना होता है 31, 5 क्लोरीन 35.5 इंटू 5 अपॉन में क्या है 2। ठीक है, डिवाइड करके कितना आया था ये, कितना आया डिवाइड करके, सर 104.11। 104 समथिंग मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D हमारा 104 माइनस 57.9 अपॉन नीचे कैपिटल स्मॉल d है 57.9
इंटू एन माइनस वन। देखो अब यहाँ एन समझ गए थे ना क्या था, प्रोडक्ट में कितना है 2, सम ऑफ कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट में 1, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना निकल कर आ रहा है 0.8 निकल कर आ रहा है। ठीक है, मतलब अल्फा हमारा 0.8 आ गया। अब 0.8 कोई छोटा वैल्यू नहीं है। ठीक है, केपी का हमने एक फॉर्मूला निकाला था पीछे, ठीक है, अल्फा के टर्म में, वो क्या था अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ था, ऐसा कोई फॉर्मूला भी बनाया था हमने। देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया था ना, और वहां Yes, हमने sir. अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, बट यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्फा छोटा थोड़ी है। अल्फा की वैल्यू जब छोटी होती तभी तो लेते हैं। तो यहाँ पर के भी डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे, अल्फा कितना है 0.8 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16/9। देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ओके, सर तो जो ये हमने अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाला था, ये सिर्फ PCl5 वाली रिएक्शन के लिए डिफाइन था ना? ना वो तो हाँ, इसलिए PCl5 को लेकर डिफाइन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है इसको। वरना सर अगर डिफरेंट होगी तो हमें निकालना पड़ेगा ना, हाँ रिलेशन हाँ, बनाना तुम्हें पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने PCl5 रिएक्शन इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर जो मतलब आते हैं, ठीक है, तो वो सर आपने थ्योरेटिकल वाला कैसे निकाला, एक बार फिर से बता दीजिए। थियोरेटिकल मतलब कैपिटल डी। थियोरेटिकल मतलब प्योर वाले का मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। प्योर कौन है, इनिशियल वाला, इनिशियल कौन था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है PCl5, तो PCl5 वाले का मास निकाला मैंने। PCl5 में मास क्या है, फॉस्फोरस का मास और 5 क्लोरीन का मास। सर अगर ऐसा कहीं पे होगी रिएक्टेंट प्योर नहीं, मतलब रिएक्टेंट मिक्सचर है, नहीं तो नहीं ये नहीं, सब ये अगर बात करेगा तो सिर्फ रिएक्टेंट को सिंगल रखना पड़ेगा, सिंगल की बात करनी पड़ेगी, तभी वो प्योर की बात कर पाएगा। इसके लिए सर दोनों डी में डिफरेंस क्या है? दोनों डी में डिफरेंस क्या है, ये मिक्सचर का है, ये रिएक्शन होने के बाद है, ये प्योर का है, रिएक्शन होने से पहले है, ये रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले का है, वो रिएक्शन होने के बाद का है जब मिक्सचर बन गया। ठीक है, पीछे डिफाइन किया ना स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ जो है हमने वो मास लिया है, किसका मास ऑफ PCl5, क्योंकि प्योर तो वही था, इनिशियल तो वही था ना। सर तो कैपिटल डी और स्मॉल डी वाला जो ये रिलेशन है, ये तभी डिफाइन होगा जब रिएक्टेंट एक है, मतलब। हाँ, एक हमने वो चीज़ करी थी, AN लिया था मैंने, तभी जाके Na बनाया था। मतलब यहाँ मैंने एक चीज़ फिक्स करी है कि यहाँ 1 है। ओके, लेफ्ट में 1 होना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। तो देखो ये हमारी ये कहानी जो भी मतलब अल्फा वाली और वेपर डेंसिटी वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है बच्चों को। ठीक है, ये इतना कंपोनेंट का जो पार्ट डिस्कस किया ना मैंने यहाँ से PCl5 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से लेकर जो हमने बातचीत स्टार्ट करी, ठीक है, एंड यहाँ तक जो हमने कंक्लूड किया वेपर डेंसिटी का यूज़ करके, ये थोड़ा सा बस देखना होता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यही है थोड़ा सा जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बाकी ऐसा कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं होती जो प्रॉब्लम देती है मतलब चैप्टर में। ठीक है, एक टॉपिक बस छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक देते हैं अपन। ठीक है, एक होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मतलब दो रिएक्शन हैं, ठीक है, और उन दो रिएक्शन में एक कंपोनेंट सेम है। जैसे मान लो A से टूट कर क्या बन रहा है, B गैस बन रहा है और C गैस बन रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरा एक D कंपोनेंट है सॉलिड, ठीक है, जो टूट कर क्या बना रहा है, वो भी B बना रहा है, B गैस बना रहा है और साथ में कुछ E बना रहा है गैस। ठीक है, अब देखो दो इक्विलिब्रियम हो रहा है एक कंटेनर में, ठीक है, जिसमें दोनों से क्या बन रहा है,
बी बन रहा है। अब मान लो जैसे पहला टूटा, पहला रिएक्शन जब टूटा तो ये कुछ बनाया, P1 गैस प्रेशर इसका बनाया और P1 प्रेशर किसका बनाया, इसका। जब दूसरा वाला टूटा तो वो क्या बनाया, P2 प्रेशर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, P2 प्रेशर इसका और P2 प्रेशर इसका। अब तुम देखो ये एक ही तो कंटेनर में है, एक ही कंटेनर में इन दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी P2 आ जाएगा क्योंकि B का प्रेशर तो टोटल आएगा ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी है क्या? सर ये बात दोबारा अब देखो A टूट कर B और C बना रहा है, तो B कितना बना रहा है, B का जो B जितना बना रहा है वो प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, P1, और उतना ही C बन रहा है तो वो भी P1 एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। D जब टूट रहा है तो वो B भी बना रहा है, C E भी बना रहा है, तो B वो अपने तरीके से B बनाएगा, तो वो उसने कुछ B इतना बनाया जो कि P2 प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, और E का भी P2 कर रहा है। अब अगर मैं कंटेनर में पूछूं कि B का प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर B कितना एग्जर्ट कर रहा है, तो जितना टोटल B बना है वो पूरा ही तो एग्जर्ट करेगा। पहली वाली रिएक्शन से जो B बना वो P1 एग्जर्ट कर रहा है, दूसरी वाली रिएक्शन से जो B बना है वो कितना कर रहा है, P2। तो कोई सी भी रिएक्शन में हो वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, क्योंकि सेम कंपोनेंट है ना, तो दोनों का जो प्रेशर है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में है ना ये। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? बी जो है वो दोनों रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है, बट है एक ही कंटेनर में। तो कंटेनर में अगर बी का अमाउंट पूछा जाएगा, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में सेम अमाउंट होना चाहिए ना। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये पहले वाले सर जैसे अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखे तो लाइक इंडिविजुअल एक देखो, टूटेगा तो दूसरा भी टूटेगा साथ में। इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, रिएक्शन जो है ना कंटेनर लेवल पर देखी जाती है, कि कंटेनर में जो कंपोनेंट है वो टोटल लिखे जाते हैं। जैसे सी जो बना है, ठीक है, वो P1 गैस प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो P1 रहेगा क्योंकि सी और कहीं से नहीं आ रहा, सी सिर्फ ए से बना है, ओके। तो सर अगर जैसे ये एक दूसरे से इफेक्ट होंगे तो फिर मतलब कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं होगा? नहीं, अफेक्ट कौन सा वाला चीज, मतलब इसमें वो इक्विलिब्रियम सेटलमेंट के बाद ही ले रहा हूँ मैं। जैसे बी में कुछ आपने लाइक P1 बना और आपने तुरंत तो लाइक वहां पर भी P1 लिख दिया, तो वो फिर उस मैंने वाले अफेक्टेड बी लिए, वाली रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा? मैंने क्योंकि अफेक्टेड वहां आगे तो KC में जाएगा ना, पीछे आगे मैंने पीछे। मैंने मैंने अफेक्टेड ही लिया है, यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ ना अभी, वो अफेक्टेड वाला ही ले रहा हूँ। मतलब मैंने अमाउंट इस तरह से लिया है कि अफेक्टेड के बाद ही लिया है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि अमाउंट बढ़ा है तो पीछे जाएगा, वो मैंने पीछे करके हिसाब से ही दूसरा वाला कंपोनेंट लिया है मैंने, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर डिस्कस किया जाता है Kp, जैसे इसका Kp1 होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, Kp2 होगा, इसका Kp1 क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रेटेंट, रेटेंट क्या है, सॉलिड है, तो रेटेंट तो नहीं होगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अगर Kp1 लिखना हो तो प्रेशर P1 इंटू P1 प्लस P2, देखो ऐसे कुछ हो जाएगा क्या, और दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, P2 इंटू P1 प्लस P2, देखो ऐसे ही कुछ होगा। क्लियर है? यस सर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब 1 और 2 को अगर ऐड कर दूं, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, Kp1 प्लस Kp2 इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, इज इक्वल टू, मैं अगर P1 प्लस P2 को कॉमन ले लूं तो फिर क्या जाएगा, So P1 plus P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरा P1 प्लस P2 मतलब क्या है, जो मेरा B का प्रेशर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रूट बाय Kp1 प्लस Kp2, तो ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है। और अगर मान लो मैं टोटल प्रेशर भी ऐड करूं, मतलब इस कंटेनर का पूरा टोटल प्रेशर अगर ऐड करूं तो क्या होगा बताओ, एक तो ये आ गया, बी दोनों में ऐड नहीं करना, बी एक में से ही भी ऐड कर लो, ठीक है, एक, क्योंकि दोनों में एक ही तो चीज़ है वो, बी ए ऐड कर लो,
सी ऐड कर लो और क्या कर लो, ई ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, ये हो गया B, और सी क्या हो गया P1 प्लस ई क्या हो गया P2, तो ये मिला के क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। तो टोटल प्रेशर अगर मैं लिखूं, टोटल प्रेशर, तो वो कितना था, कितना निकल कर आया 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2, और P1 प्लस P2 की तो वैल्यू निकाल दी है तुमने, तो ये क्या 2 टाइम्स ऑफ KP1 KP2। देखो जरा, P1 प्लस P2 की तो वैल्यू निकाली ना ऊपर तुमने। ओके, अब इस पे बस मुझे एक क्वेश्चन जो है जेईई मेन में आया हो, अब वो करके बता दो। सॉल्व यहाँ पर लेते हैं। ये क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ए सबका ये आ रहा है क्या? यस सर यस सर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, KP1 कितना दिया हुआ है x, KP2 कितना दिया हुआ है y। ठीक है, सेम टाइप से सॉल्यूशन जो ऊपर मैंने किया ना वही चीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रूट में x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और फिर x प्लस वाई के हिसाब से आगे आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स। सर ये मेंस का क्वेश्चन था। ये मेंस का क्वेश्चन। ठीक, 2019 का ये देख लो ना।